नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और एक बार फिर पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी मेंस की यदि बात करें, 67th बीपीएससी मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, और मैंने भी बताया है पिछले वीडियो में कि जीएस 1 में कला एवं संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जिससे एक सवाल हर साल पूछा ही जाता है और ये 38 नंबर का सवाल होता है। दोस्तों, 38 नंबर मामूली नहीं होते, जो कि आपका मेरिट में नाम ला सकते हैं, मेरिट से निकाल सकते हैं, टॉपर बना सकते हैं आपको, और फिर आपके सपनों को पूरा करने में योगदान भी दे सकते हैं। तो 38 नंबर में यदि आपको 25 से 30 नंबर आ जाता है किसी एक प्रश्न में, जिसकी तैयारी आप पूरे श्योरिटी के साथ करके जा सकते हैं कि भैया ये सवाल तो आना ही है, तो वो सवाल होता है कला एवं संस्कृति का, जिसमें मौर्य कला से, आपका पाल कला से और पटना कलम, ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है और इन्हीं तीनों से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार कला के सभी स्वरूपों के बारे में पूछ लिया जाता है, बिहार में कला के सभी स्वरूपों का वर्णन करें, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जहां पर आपको मधुबनी पेंटिंग और गुप्त कला के बारे में भी लिखना होता है। लेकिन अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम से ही होते हैं। तो आज हम लोग कला एवं संस्कृति का अध्याय शुरू करने वाले हैं। 2-3 वीडियो आएंगे, 2-3 नहीं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक वीडियो में मैं एक कला को जरूर डील करूंगा। आज शुरुआत कर रहा हूं मौर्य कला से। जी हां, मौर्य कला पढ़ेंगे। सबसे पहले कला के बारे में आप क्या लिख सकते हैं वो मैं अपने नोट्स के जरिए बताऊंगा, और उसके बाद मौर्य कला को हम लोग डील करेंगे पूरा फोटोग्राफ्स और बाकी सब चीजों के जरिए। ठीक है, तो एक सुंदर आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये मेरा नोट्स है, ये कोई आंसर नहीं है किसी प्रश्न का, लेकिन ये नोट्स पढ़ करके और आप किस तरीके से अपना आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, यह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। लेकिन उससे पहले, जैसा हमेशा कहता हूं कि चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए, आपको लगे कि आपका 38 नंबर में 25 नंबर 30 नंबर तय हो चुका है, तो जरूर आप जो है लाइक करिएगा, कॉमेंट भी जरूर करिएगा, बताइएगा अपने सुझाव, कोई प्रश्न हो तो वो भी बताइएगा, किसी खास टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये पहले भी बता देता हूं, क्योंकि पूरा डील करना है इसमें, आपका मौर्य कला से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इस तरह की व्यवस्था मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए करने जा रहा हूं। तो धैर्य बना करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा, एक एक शब्द की बारीकी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इसको आपने कॉपी में उतार दिया तो समझ लीजिए कि आपका 25 से 30 नंबर आएगा, उससे कम आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कला के बारे में। कला के बारे में यदि हम लोग देखें तो कला एवं संस्कृति जो है वो समाज एवं जीवन के विकास मूल्यों की एक सम्यक संरचना है। जी हाँ, समाज का जो भी विकास होता है वह कला के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं जितने भी कलाकार होते हैं। यह समाज के अंतर्निहित गुणों और आदर्शों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला इत्यादि में परिलक्षित होता है। जी हाँ, कोई भी समाज किस प्रकार से सोचता विचारता है, क्या उसकी मानसिक पृष्ठभूमि है, किस प्रकार वो समाज रूढ़िवादी है या आधुनिक समाज है, यह सब कुछ कला के माध्यम से परिलक्षित होते रहता है। जैसे आप देखते होंगे, कला का ही एक स्वरूप है फिल्में, और फिल्मों में भी आप देखते हैं कि पहले का अगर फिल्म उठा कर देख लीजिए, 60s का, 70s का, 80s का, तो वहां पर आपको जरूर कोई एक धन्ना सेठ दिख जाता होगा जो कि गरीबों का पैसा चूसता है, या फिर उनको ऋण देता है, ऋण कुचक्र में बांध देता है, या फिर जो अनाज देने से वंचित रखता है, अनाजों का भंडारण करता है और महंगे मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार का आपको चित्रण देखने को मिलेगा। रूढ़िवादी समाज थी उस समय, तो आपको दहेज प्रथा वगैरह भी बहुत ही भारी मात्रा में देखने को मिलेगी वहां पर। लेकिन अब जो आधुनिक फिल्में बन रही हैं, आधुनिक समाज पर आधारित फिल्में बन रही हैं, उनमें वो सब नहीं दिखाया जा रहा है जो उस समय दिखाया जाता था। तो समाज का जब चरित्र बदलता है तो कला का भी चरित्र बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज जो सोचता विचारता है, जो करता है, जो खाता पीता है, जो बोलता है, वह सब कला के माध्यम से अभिव्यक्त जरूर होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं, यहां पर मैंने जवाहरलाल नेहरू जी का एक कथन लिखा है जो कहते हैं कि कला एवं संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, परंतु इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है कला एवं संस्कृति की, लेकिन उसके लक्षण जो होते हैं वह कला में निखर करके सामने आ जाते हैं और उनको देखा जा सकता है।
हर जाति अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानती है। बिल्कुल सही बात है, हर जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानता है। कहा भी जाता है कि जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो हर एक जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति को अपने संस्कृति पर गर्व जरूर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृति एक अनवरत मूल्य धारा है, यह जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। जी हाँ, जिस प्रकार का उनका आत्मबोध होता है किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय का, उसी से कला का स्वरूप जो है वो विकसित होता है। इस मुख्य धारा में संस्कृति की दूसरी धाराएं मिलती जाती हैं तथा उनका समन्वय होता जाता है। इसलिए किसी जाति या देश की संस्कृति उसी मूल रूप में नहीं रहती, बल्कि समन्वय से वह और अधिक संपन्न और व्यापक होती जाती है। जी हाँ, आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में भी बहुत सारी विदेशी संस्कृतियां आकर के मिलती चली गई, चाहे वो रोमन हो, चाहे वो यूरोपीय हो, चाहे वो अरबी हो, तुर्की हो, फारसी हो, जो भी हो, सब की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति में मिलती चली गई। उनके गुण अवगुण स्थापत्य कला में भी दिखते हैं, फिर आपको बाकी जितनी भी कलाएं हैं उन सब में दिखते हैं, चाहे वो चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो या फिर कला का कोई भी स्वरूप हो, उसमें विदेशी संस्कृतियों का भी प्रभाव देखने को मिलता ही है। तो कोई भी जो संस्कृति होती है उसमें अलग अलग संस्कृतियां आकर के मिलती जाती हैं और वो और अधिक संपन्न और व्यापक होती चली जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे देख लेते हैं हम लोग कि आगे क्या लिखा है मैंने कला की भूमिका के बारे में। देखिए, कला की भूमिका के बारे में और लिख सकते हैं कि भारतीय परंपरा में कला के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं आती हैं जिनमें कौशल अपेक्षित है। जी हाँ, कुशलता तो जरूर अपेक्षित होती है। दूसरे शब्दों में कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। जी हाँ, शारीरिक कौशल भी जरूरी होता है और मानसिक कौशल भी जरूर होता है। मनस से, दिमाग से ही आप सोचते हैं और जो शारीरिक क्रियाएं हैं, आपकी हाथ से आप मतलब कोई भी चित्रकारी करते हैं या फिर स्थापत्य करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक दोनों समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कहते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन या फिर हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कला में। प्रारंभिक कला शब्द का प्रयोग भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। जी हाँ, थोड़ा इतिहास में भी आपको लेकर के चलता हूं तो भरत के द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है उसमें प्रारंभिक कला शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कामसूत्र जो कि वात्स्यायन की रचना है, शुक्र नीति, प्रबंध कोश जो कि एक जैन ग्रंथ है, तमिल ललित विस्तार एवं कला विकास इत्यादि में जैसे भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें कला का वर्णन मिलता है। वर्तमान में कला को मानविकी के अंतर्गत रखा जाता है जिसके अंतर्गत दर्शन, साहित्य, इतिहास और भाषा विज्ञान इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा कला का इतिहास हम लोगों ने देख लिया, कला आखिर है क्या वो देख लिया। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं कि परंपरागत रूप से कला के विभिन्न स्वरूप जो हैं वो स्थापत्य कला, कौन कौन से स्वरूप होते हैं परंपरागत रूप से? स्थापत्य कला होता है, फिर आपका होता है मूर्ति कला होता है, चित्रकला, रंगमंच, संगीत, नृत्य, काव्य इत्यादि जो होते हैं वो परंपरागत रूप से कला के विभिन्न स्वरूप होते हैं। जैसा आप देखते हैं चित्रकला है, स्थापत्य कला है, जो नाटक होता है, जो फिल्में होती हैं, वो सब कला के ही स्वरूप होते हैं। या फिर संगीत को ले सकते हैं, वाद्य को ले सकते हैं, जो आप तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, या फिर आप जो मृदंग बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, वो सब कला का ही एक स्वरूप माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और कला के बारे में हम लोग देखते हैं। इंसानी भावनाओं का प्रवाह ही अक्सर कला के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। जो इंसान की भावना होती है, जिस प्रकार का भाव होता है इंसान का, उसी प्रकार की वो कला बनाता है। ठीक है, तो कलाकृति करता है। तो यह जो है इंसानी भावनाओं का प्रवाह होता है जो कला के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के विविध आयामों एवं स्वरूपों में व्याप्त मानवीय एवं रसात्मक तत्व समय के साथ विभिन्न कलाओं में प्रकट होते रहे हैं। समय के साथ कला के स्वरूप में भी बदलाव आता रहा है और जिस प्रकार की मानसिकता होती है, जिस प्रकार की भावना होती है, उस हिसाब से कला का विकास होता रहा है। कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं तकनीकी के प्रमुख आयामों को अपने ऐतिहासिक आंचल में समेटे बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन, बहुआयामी एवं समृद्ध है। अब चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बारे
बारे में भी लिखना होगा, तो इसलिए बिहार के बारे में ये लाइन जो है वो बहुत ही सटीक और उपयुक्त है, जो कि मैंने अपने नोट्स में प्रयुक्त किया है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं कि बिहार के कला स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। बिहार के विविध कला स्वरूपों में न केवल प्रकृति की नकल है, बल्कि आम जनजीवन एवं समाज के विभिन्न पहलुओं का भी प्रदर्शन देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रकृति का भी चित्रण किया जाता है, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, इन सब का भी चित्रण आपको मिलेगा। जो परिदृश्य है, जो लैंडस्केप है, उनका भी चित्रण आपको देखने में मिलेगा। और साथ ही और प्रकृति के अंतर्गत ही हम इंसान भी आते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो क्रियाकलाप है, आम जनजीवन के जो क्रियाकलाप है, जैसे मछली बेचती स्त्री का चित्रण हो गया, या फिर बाजार का चित्रण हो गया, है ना। विभिन्न आप मधुबनी पेंटिंग में भी देखेंगे, आप पटना कलम में भी देखेंगे, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों का भी चित्रण किया गया है चित्रकला में, ठीक है। तो यह सब आपको देखने को मिलता है, विभिन्न पहलू जो समाज के हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में यदि हम लोग देखें तो अब मौर्य कला पर हम लोग धीरे धीरे लौट रहे हैं। मौर्य साम्राज्य जो है भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसके उत्कृष्ट भारतीय कला एवं स्थापत्य के प्रारंभ का मानक समय माना जा सकता है। जी हाँ, मौर्य कला से ही कला का जो प्रारंभ हुआ वो मौर्य कला से हुआ, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वो सबसे अधिक व्यापक साम्राज्य था, पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य था। और समस्त भारतीय क्षेत्र कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, केवल भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि से नहीं है, यहाँ पर केवल आप ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का आज के डेट में देखते हो उससे संबंध नहीं है, ये अफगानिस्तान से भी आगे जाता है। और कहा जाता है कि आपका हिंदू कुश पर्वत से लेकर, जो कि अफगानिस्तान से आगे है, हिंदू कुश पर्वत से लेकर सिंधु तक जो है आपका हुआ करता था भारतवर्ष, ठीक है। उसी में आपका पाकिस्तान और बाकी बांग्लादेश और बाकी सब जितने भी हैं वो सब आया करते थे। तो उस भारतवर्ष की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। हड़प्पा काल के पश्चात सर्वप्रथम मौर्य काल में ही कला एवं स्थापत्य का कलात्मक स्वरूप पुरातात्विक दृष्टि से स्पष्टतः प्रकट होता है। जी हाँ, हड़प्पा काल से जो कलाकृतियां मिली हैं उसके बाद सीधा मौर्य काल में जाकर के आपको कला का विभिन्न स्वरूप जो है वो पुरातात्विक दृष्टि से देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के विहार हैं, स्तूप हैं, अशोक के स्तंभ हैं, इन सब से आपको कला की जानकारी मिलती है और कला का स्वरूप वहां से पता चलता है। स्थापत्य कला का विशेष तौर पर वहां से प्राकट्य होता है, एक तरह से कह सकते हैं। शांति, सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप मौर्य काल में लकड़ी के प्रयोग से लेकर प्रस्तर यानी कि पत्थर तक कला एवं वास्तुकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। जी हाँ, क्योंकि कला का विकास कहाँ होगा, जहां पर आर्थिक समृद्धि होगी। जहां आर्थिक समृद्धि नहीं होगी वहां पर तो लोग पेट के लिए ही मरते रहेंगे, खाने पीने का ही प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर कला पर कहाँ ध्यान देख पाएंगे। कला तो एक प्रकार से मतलब जब आपका बेसिक नीड पूरा हो जाता है उसके बाद शौक की चीज होती है ना कला। तो पहले आप अपना बेसिक नीड देखते हैं, उसके बाद शौक पूरा करते हैं, कोई भी इंसान हो। तो जब आपका जब आप समृद्ध होंगे, अगर पेट में खाने को अन्न नहीं है तो क्या आप फिल्म देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि चूंकि आर्थिक समृद्धि थी मौर्य काल में, हर तरफ से शांति थी, इस कारण से कला का स्वरूप जो है वो ज्यादा व्यापक तौर पर विकसित हो पाया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। चलिए, और इसमें लकड़ी से लेकर के और पत्थर तक का प्रयोग किया गया, यह भी कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी का आप राजप्रसाद देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद मिला है आपका कुम्हरार से, अभी भी उसके भग्नावशेष मौजूद है पटना में। जब आप देखे जाएंगे तो देखेंगे, तो वो किस चीज से बना है? लकड़ी का बना हुआ है, और बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है उसका विभिन्न जो चीनी यात्री थे उन्होंने। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उन क्षत्रियों शासकों का संरक्षण मिला जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। पहले क्या था, वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी वर्चस्व था। उसके बाद क्या हुआ, आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन हुआ, और यह श्रमण परंपरा पर आधारित है, मतलब घूमते फिरते धर्म का प्रचार करते रहते थे ये लोग, है ना। चारों तरफ व्यापक ये धर्म नहीं था, उसको फैलाने की जरूरत पड़ती थी। तो श्रमण परंपरा कहने का मतलब एक जगह आप विहार में ठहरे, फिर वहां से प्रचार करके फिर दूसरे जगह गए, वहां पर उपदेश दिया। तो इस प्रकार की जो परंपरा होती है वो श्रमण परंपरा कहलाती है, जहां पर लोग उपदेश सुन करके और फिर उस धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो श्रमण परंपरा उसको कहा जाता है। तो अब इन श्रमण परंपराओं को विभिन्न शासकों ने संरक्षण देना शुरू किया।
ठीक है, मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में क्या हुआ कि हम राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के तहत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखते हैं। मतलब कुछ कला जो थी उसमें जो राजा थे या फिर जो राज्य था उसका संरक्षण उसको प्राप्त था। जैसे अशोक का जितना भी स्तंभ है वह सब क्या है, राजकीय कला है, राजकीय कला कह सकते हैं क्योंकि राजा ने बनवाया था। लेकिन आपको जो आम जन है उनसे जुड़ी हुई कलाएं भी मिलती हैं जो कि आम जनता ने बनवाया था। ठीक है, तो कुछ कला ऐसी थी जिसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था और कुछ कला ऐसी थी जो कि आम जनता के द्वारा विकसित की गई थी। दोनों में एक बहुत ही अच्छा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है आपको मौर्य काल में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मौर्य कला और ये तो आपको कला की भूमिका थी और लास्ट में मैंने मौर्य कला से संबंधित भूमिका दी आपको, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब चलते हैं और मौर्य कला एवं स्थापत्य के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, मौर्य कला एवं स्थापत्य की यदि हम लोग बात करें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है राजकीय या दरबारी कला, जैसा मैंने आपको बताया कि जो राज्य के द्वारा बनवाए जाते थे, जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था, उसको राजकीय कला कहेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है या फिर अशोक के स्तंभ है, इन सबको कहेंगे। और दूसरा हो गया लोकप्रिय कला। ठीक है, अब राजकीय कला को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है महल, जैसा राजप्रसाद हो गया, उसके बाद हो गया स्तंभ और तीसरा हो गया स्तूप। ठीक है, महल यदि राजकीय दरबारी कला का उदाहरण देखें तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद को ले सकते हैं। इसके अलावा अशोक के काल में देखें तो विभिन्न स्तूप है, स्तंभ है और बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण किया गया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, उनका जिक्र कर सकते हैं। या फिर दशरथ के काल में देखें, दशरथ जो कि अशोक का पोता था, ठीक है, तो उसके काल में देखें तो नागार्जुनी पहाड़ियों में भी गुफाओं का निर्माण कराया गया था। इन सबको हम लोग राजकीय कला के अंतर्गत रख सकते हैं। और लोकप्रिय कला में देखें तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गुफाएं, दूसरा है मृदभांड और तीसरा है मूर्तियां। ठीक है, तो ये सब जो है गुफाएं हैं, मृदभांड हैं, मूर्तियां हैं, यह सब आपका लोकप्रिय कला के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब इनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। कला समीक्षकों के अनुसार मौर्य काल में समृद्ध राजनीतिक परिस्थितियों के बीच जहां राजनीतिक संरक्षण में राजकीय स्थापत्य कला को भरपूर प्रश्रय मिला, वहीं स्थानीय लोक कला के अंतर्गत मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। जी हां, मूर्ति कला का भी बहुत ही बेहतरीन विकास हुआ, व्यापक रूप से विस्तार हुआ। ठीक है, मौर्य काल में मिट्टी तथा लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त हुई। देखिए, मिट्टी का उपयोग करेंगे या फिर लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक टिकी हुई नहीं रह सकती है। हालांकि पॉलिश किया हुआ लकड़ी बहुत समय तक टिका हुआ रहता है, जिसमें कुछ अभी भी बचा हुआ है, लेकिन पत्थर की तुलना में तो वो बहुत कम समय तक टिका हुआ रहेगा ना। तो इसीलिए जब मौर्य काल में प्रस्तर यानी कि पत्थर का उपयोग शुरू हुआ और पत्थरों को काट करके आपको कलाकृति बनाई जाने लगी, जैसा कि आप देखते हैं अशोक स्तंभ देखते हैं जो कि हमारा राजकीय चिन्ह भी है, तो पत्थर का जब से उपयोग करना शुरू हुआ तब से कला में स्थायित्व आ गया, क्योंकि बहुत दिनों तक वो टिका रह सकता था, ड्यूरेबल हो सकता था, लॉन्ग टर्म तक स्टैंडिंग रह सकता था। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं और स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो स्थापत्य कला को चार भागों में बांटा गया है। पहला है राजप्रसाद, दूसरा है स्तंभ, तीसरा है स्तूप और चौथा है आपका विहार। जी हाँ, राजप्रसाद यानी कि महल जो राजाओं के हुआ करते थे, स्तंभ जो कि आप देखते हैं पत्थर को काट करके बनाया जाता है, कुछ एकात्मक पत्थर से होता है जो एक ही पत्थर को काट करके बनाया जाता है और कुछ में पत्थरों को जोड़ जोड़ करके स्तंभ बनाए जाते हैं। तीसरा हो गया स्तूप। स्तूप जो होता था वो आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता था, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह रखे जाते थे और उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, एक अर्धगोलाकार एक गुंबद टाइप का हुआ करता था और उसके अंतर्गत गर्भगृह में रखा जाता था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पवित्र चीज। या फिर जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और उनका शरीर का जो भाग था उसको उस गर्भगृह में रह करके उसकी पूजा की जाती थी। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्तूप हो गया और उसके बाद विहार हो गया। विहारों से ही बिहार का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, पहले विहार बहुत हुआ करते थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विहार हुआ करते थे, जिसमें शीतकाल में या फिर वर्षा ऋतु में जो बौद्ध भिक्षु थे वो रुका करते थे, विश्राम किया करते थे, आराम किया करते थे, तो उनको विहार कहा जाता था। ठीक है, अब उन विहारों का निर्माण जो है वो अलग अलग राजाओं ने भी करवाया था और बहुत जो समृद्ध
वृद्ध लोग थे, आमजन, उन लोगों ने भी करवाया था। ठीक है, तो विहार भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं और इसको जो है थोड़ा सा राजप्रसाद के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राजप्रसाद के बारे में यदि हम लोग देखें तो कुम्हरार पटना में स्थित है, इसका अवशेष आप लोग अभी भी देख सकते हैं। और उल्लेख कहां कहां हुआ है तो एरियन जो कि यूनानी यात्री था वह सूसा एवं एकबतना के राजप्रसादों से अधिक भव्य इसको बताता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था जो कुम्हरार में अवस्थित है उसको सूसा एवं एकबतना के राजप्रसादों से भी ज्यादा भव्य बताया है। किसने? एरियन ने बताया है, जो कि यूनानी यात्री था। इसके अलावा फाहियान जो कि चीनी यात्री था वह गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और फाहियान ने इसे देवताओं के द्वारा निर्मित बनाया। इतना बेहतरीन था, इतना सुंदर था कि उसको लगता था कि भैया ये तो देवताओं के द्वारा ही बनाया जा सकता है, इंसानों के द्वारा तो निर्मित तो हो ही नहीं सकता है। तो फाहियान ने इस स्वरूप में इसका वर्णन किया है। इसके अलावा पतंजलि के महाभाष्य में भी जो है, पतंजलि जो कि महाभाष्य के रचयिता थे और योगाचार्य थे, उन्होंने भी राजप्रसाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यह आप अपने उत्तर में लिखेंगे तो आपका उत्तर जो है थोड़ा सा सुंदर बन जाता है जब आप विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और इसका स्वरूप कैसा था राजप्रसाद का वो भी देखते हैं और इसकी जो विशेषता थी उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग विशेषताओं के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था वो ईरान में पार्सेपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित माना जाता है। जी हाँ, पार्सेपोलिस के अकमेनियन जो महल हुआ करती थी उनसे प्रेरित इसको माना जाता है। हालांकि इसका सबूत नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उससे प्रेरित जरूर माना जाता है। मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। मेगास्थनीज ने राजप्रसाद का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया है। यह भी इसकी विशेषता है, कुछ विशिष्टता थी तभी तो उसने वर्णन किया है ना इस प्रकार से। और ये आपका चित्र दिया हुआ है जो कि आपको विभिन्न जो किताबें हैं उन सब में मिल जाएंगी। तो ये चित्र जरूर बना दीजिएगा। अगर आप चित्र बना देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क जो है वो चित्र बनाने के लिए जरूर मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में। तो 80 स्तंभों वाला विशाल सभा भवन जिसका फर्श और छत लकड़ी का बना हुआ था। 80 खंभों का एक विशाल सभा भवन था जिसका छत जो है वो लकड़ी का बना हुआ था और फर्श भी जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा इसका राजप्रसाद है। तो इसकी ये फैक्ट्स अगर लिख देते हैं तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। पत्थर को एक ही शिला से काटकर यानी कि एकास्मक पत्थर से बनाया गया था। जी हाँ, एकास्मक पत्थर उसको कहते हैं जिसमें पत्थर का एक ही टुकड़ा होता है और उसी पर जितनी भी कलाकारी नक्काशी की जाती है उसी को काट काट करके की जाती है। इसमें कोई भी जोर नहीं होता पत्थरों का। ठीक है, पॉलिश करके पत्थरों को चमकीला तथा चिकना बनाया गया है, यह भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुम्हार स्थित अशोक का जो महल है वो भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह एक 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महल की दीवारों को नक्काशियों एवं मूर्तियों से सजाया गया था। तो अशोक का जो राजप्रसाद है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है वो भी जरा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि यह भी एक कला का ही स्वरूप था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की विशेषताओं को निम्न स्वरूप में लिखा है, जो कि क्या था, यूनानी राजदूत था और इंडिका में इसका वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। पहला क्या है तो प्राचीर या दुर्ग हुआ करता था उसमें। ठीक है, दूसरा बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली स्थान हुआ करता था। जैसे एक मान लिया दुर्ग बनाया गया है, उसमें छोटा छोटा छेद किया गया है जिससे तीर आप चला सकते हैं, सैनिक चला सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं उसकी। ठीक है, पाटलिपुत्रा में प्रवेश के लिए 64 तोरण द्वार बनाए गए थे। तोरण द्वार किसको कहते हैं, जैसे आप देखते हैं शादी ब्याह भी होता होगा या फिर कोई जागरण वगैरह होता होगा, कोई भी समारोह होता होगा तो एक मेन गेट बनाया जाता है जिसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, उसी को तोरण द्वार कहते हैं। विभिन्न मंदिरों में भी आप जाएंगे या फिर अलग अलग गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको गाँव में या फिर गलियों में भी आजकल तोरण द्वार बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ है यादव द्वार या फिर शिवाजी द्वार, इस तरीके से है हाजीपुर में। ठीक है, प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट गहरी
खाई बनाई गई थी और इसका प्रयोजन किससे था? सुरक्षा से था। खाई होगी तो बाहर देश के जो सैनिक होंगे उनको आने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये किया गया था, 60 फीट गहरा और 600 फीट चौड़ा जो है वो बनाया गया था। एक बहुत बड़ा खाई बनाया गया था चारों तरफ, पाटलिपुत्रा नगर के चारों तरफ, ठीक है। यह जो है आपका दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं राजप्रसाद से निकल करके और अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्तंभों को देख लेते हैं कि स्तंभों के बारे में क्या कहा जाता है। स्तंभ के बारे में यदि हम लोग देखें तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इनको माना जाता है, जो मुख्यतः अशोक द्वारा धर्म एवं राजकीय उपदेशों के प्रचार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित कराए गए थे, ठीक है। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों के शिलालेखों का राजकीय प्रतीक अथवा युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में स्थान काफी महत्वपूर्ण हो गया था। जी हाँ, जब भी युद्ध में जीत मिलती थी या फिर कोई भी सफलता मिलती थी तो एक स्तंभ बनवा करके उसके बारे में अशोक जो है वो वर्णन किया करता था ताकि लोगों को पता चले। और बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि उस समय के इतिहास का अधिकतर जो हमें पता चलता है वह उन्हीं शिलालेखों के माध्यम से पता चलता है जो स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए गए थे। कब अशोक पिपली बन गया, कब उसने राज्यों की नियुक्ति की, उसके आस पड़ोस के जो देश थे उनमें कौन कौन से राजा थे, इन सब का वर्णन, कब उसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया, कब उसने कलिंग पर आक्रमण किया, यह सब कुछ उसके शिलालेखों में देखने को हमें मिल जाता है। औसतन 40 फीट ऊंचे ये स्तंभ मुख्यतया चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर दो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो 40 फीट उसका औसत ऊंचाई हुआ करता था और दूसरा कि चुनार के बलुआ पत्थर से ये निर्मित किए जाते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं और देख लेते हैं संरचनात्मक विशेषताएं क्या थी अशोक के स्तंभ की। और ये थोड़ा सा फोटो मैंने बहुत हड़बड़ी में बनाया था इसलिए थोड़ा सा फोटो अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो स्तंभ हुआ करता था और ये जो तना होगा ना, यह कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। थोड़ा सा तना भी मैंने सीधा बना दिया, लेकिन ये क्या हुआ करता था, नीचे से चौड़ा हुआ करता था और ऊपर की ओर थोड़ा सा कम चौड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो आप बनाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा तिरछा बनाइएगा, ठीक है। और ये जो है तना के ऊपर ये मेखला हुआ करती थी, उसके ऊपर ये कमल वैसे बना हुआ तो नहीं है ढंग से, लेकिन ये उल्टा कमल हुआ करता था, ठीक है। उसके ऊपर ये कंठ हुआ करता था, चौड़ा जो होता था वर्गाकार एक तरह से कह सकते हैं, और उसके ऊपर चौकी हुआ करती थी जिसके ऊपर पशु की आकृति हुआ करती थी। तो ये पशु मैंने बैल बनाया है, बहुत सारे जगह पर सिंह की आकृति है, जैसे हमारे अशोक स्तंभ जो कि हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें सिंह है, 4 सिंह है जो एक दूसरे से पीठ किए हुए खड़े हैं, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो वो स्तंभ हुआ करता था, ठीक है। संरचनात्मक विशेषताएं देखें तो एकास्मक पत्थर से यह निर्मित हुआ करता था। एकास्मक पत्थर बताया मैंने कि आखिर क्या होता है। गोलाकार स्तंभों पर चमकदार पॉलिश की गई है। जी हाँ, पॉलिश करना ना, उस जो पत्थरों पर पॉलिश किया जाता था वह मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं में हुआ करता था। यदि कला के बारे में पूछा जाए तो लकड़ी पर पॉलिश जो है वो मौर्य काल की विशेषता और आपका पत्थरों पर पॉलिश वो गुप्त काल की विशेषता आप विशेष रूप से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो गोलाकार स्तंभ थे उन पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। तने की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक कम होती जाती है, जैसा मैंने बताया, फोटो मैंने गलत बताया था लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सही करके बता दिया। तना के ऊपर क्रमशः मेखला, उल्टा कमल, कंठ, गोलाकार या आयताकार चौकी और पशु आकृति हुआ करती थी। ये क्रम जो है वो आप याद रखिएगा, नीचे से ऊपर के क्रम में पहले तना, फिर मेखला, फिर उल्टा कमल, फिर कंठ, फिर चौकी और फिर पशु आकृति। यह आपको क्रम वाइज लिखना जरूरी है, तब आपको विशेष नंबर मिलेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ भैया आपने सही से लिखा है, ठीक है। चलिए, जो भी चेक करने वाले हैं उनको ऐसा लगेगा। लंबे मूठ या आधार के ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित प्रतीत होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि देखें तो वाराणसी में सारनाथ स्तंभ जो है, जिसको कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है, ठीक है। चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ इत्यादि में भी बहुत सारे स्तंभ हैं, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ हो गया, लौरिया अरेराज हो गया, यह सब बिहार में है, चंपारण में, जहाँ पर ये स्तंभ पाए जाते हैं। स्तंभ के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के स्तंभ हुआ करते थे। एक लिपिबद्ध हुआ करता था, इसमें अभिलेख भी होते थे, और एक जो होता था वो सादा होता था, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था।
तो अब देख लेते हैं लिपिबद्ध स्तंभ क्या क्या हुआ करते थे। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, प्रयागराज, लौरिया नंदनगढ़ जहां पर सिंह शीर्ष है, लौरिया अरेराज, संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी और निगाली सागर इत्यादि में आपका लिपिबद्ध स्तंभ पाया जाता है। जबकि सादा स्तंभ जो है वो रामपुरवा जहां पर बैल शीर्ष है। बैल शीर्ष कहने का क्या मतलब कि शीर्ष पर बैल की आकृति है, ठीक है। उसके अलावा बसाड़ हो गया, कोशम हो गया, इन सब में सादे स्तंभ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका अशोक के स्तंभों तथा ईरानी स्तंभों में अंतर। जी हाँ, यह भी एक, जैसे आजकल बीपीएससी का क्या है ना कि वो क्वेश्चन तो पूछता है तो एक ही क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें अलग अलग टेल लगा देता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन होगा और हर एक का उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो उसमें टेल के रूप में ये लगा करके पूछा जा सकता है कि अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभों के बीच में या फिर मौर्य कला और ईरानी कला के बीच में संबंध या फिर विषमताओं का उल्लेख करें, इस प्रकार से लिख सकता है। तो उसके लिए मैंने ये अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया है। पहला जो है अशोक के स्तंभ में देखें तो यह एकास्मक पत्थर से निर्मित है, जबकि ईरानी जो है ईरानी स्तंभ वह टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया। किसके? पत्थरों को के टुकड़ों को जोड़ कर बनाया गया है। दूसरा देखें अशोक का स्तंभ जो है वो बिना चौकी या आधार के सिर्फ भूमि पर टिका हुआ है। वो तना को ही आधार बना करके और भूमि पर टिका हुआ है, जबकि नीचे जो है चबूतरा बनाया जाता था ईरानी स्तंभ में, ठीक है। चौकी या चबूतरा पर टिकाया गया है ईरानी स्तंभों को, ठीक है। इसके बाद देखें तो स्वतंत्र रूप से विकसित हैं अशोक के स्तंभ। जी हाँ, किसी भी महल में या फिर कोई बड़े सभा भवन में वो बनाए नहीं गए हैं, खुलेआम बनाए गए हैं, खुले आकाश के नीचे बनाए गए हैं। जबकि ये जो है आपको ईरानी स्तंभ जो है वो विशाल भवनों में निर्मित होते हैं, ठीक है। शीर्ष पर पशुओं की आकृति जैसे कि सिंह, गज, बैल इत्यादि की आकृति है अशोक के स्तंभों में, जबकि ईरानी स्तंभों में मानव की आकृतियां हैं, ठीक है। तो पशुओं की आकृतियां हैं अशोक के स्तंभ में, जबकि ईरानी स्तंभों में मानव की आकृतियां बनाई गई हैं। इस अशोक के स्तंभ जो है वो सपाट है, जबकि जो ईरानी स्तंभ है वो नालीदार या फिर खोखले हैं, उन पर डिजाइनिंग की गई है, ठीक है। यह जो है सादे बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जो है ईरानी स्तंभ में डिजाइनिंग की गई है, नालीदार बनाया गया है, ठीक है। तो यह जो है आपका विशेष अंतर हो गया अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में, ठीक है। अब थोड़ा सा और विशेषता देख लेते हैं अशोक के स्तंभ के बारे में। अशोक के स्तंभ में घंटे या कमल के आकार में शीर्ष ललाट, अशोक के स्तंभ में घंटे या कमल के आकार में शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित जरूर थे, परंतु अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों का नकल नहीं कहा जा सकता है। यह निष्कर्ष है, जो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया उसके निष्कर्ष के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं और स्तूप के बारे में देख लेते हैं। स्तंभों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब स्तूपों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित सवाधान टीले जिनमें मृतकों के अवशेष एवं राख रखे जाते थे, वैदिक काल से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जिनमें मतलब एक छोटा सा गुंबद बना करके या फिर मृतकों को दफनाने के बाद उस पर छोटा सा इमारत बना करके और उसके अंदर जो है विभिन्न अवशेष रखे जाते थे मृतकों से जुड़े हुए, हथियार रख दिए जाते थे या फिर उनके गहने रख दिए जाते थे, कुछ अनाज रख दिए जाते थे, ठीक है। आज भी जब हम लोग जला करके आते हैं या फिर जब हम लोग संस्कार करके आते हैं, मृतक का संस्कार करके आते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, पंडित जी को दान देते हैं ना। साथ में हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि साथ में तो कुछ नहीं जाता, ये हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है, लेकिन पंडित जी को तो दान करते हैं ना ताकि पहुंच जाए वहां पर, है ना। तो सॉरी, ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाता है, ऐसी मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ मान्यता है कि धरती के ऊपर भी, आसमान में भी कोई जीवन होता है, ठीक है। तो यह इस प्रकार की मान्यताएं पहले भी हुआ करती थी। तो अब देखते हैं मौर्य काल से स्तूपों का व्यवस्थित संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ, जो अशोक के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब चलते हैं और थोड़ा सा स्तूपों के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं।
अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। छोटी मोटी संख्या ये नहीं मानी जा सकती है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, जैसा मैंने पहले भी बताया, और उन पर समाधियों का निर्माण करवाया गया। वह बर्तन जिसमें मूल रूप से बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, उसके ऊपर भी एक समाधि बनाई गई। देखिए 8 जो स्तूप बनाए गए वह तो उनके शरीर के भागों के से बनाए गए, और जिसमें उनका राख रखा गया था, जिस बर्तन में उनका राख रखा गया था, उस बर्तन को भी एक स्तूप में रखा गया, और टोटल इस प्रकार से 9 स्तूप जो है वो बनाए गए महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए। ठीक है, तो टोटल 9 स्तूप इस प्रकार से स्थापित किए गए थे। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली इत्यादि में स्तूपों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने कहाँ कहाँ का वर्णन किया है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये सब जो है आपके उत्तर को एक नया आयाम देते हैं, उत्तर आपका आकर्षक बनाते हैं, जिसमें आपको विशेष रूप से नंबर जरूर मिलेगा। अब देख लेते हैं स्तूपों की संरचनात्मक विशेषताएं। तो ये चित्र है, हालांकि चित्र बहुत अच्छा मैं नहीं बनाया हूं, बहुत हड़बड़ी में बनाया हूं, लेकिन आप लोग जो है अच्छा चित्र बना करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, और परीक्षा में उतना टाइम भी नहीं होता कि बहुत अच्छे से चित्र बनाया जाए। तो किसी तरीके से आपको दर्शा देना है हर चीज़ को। ठीक है, तो सबसे ऊपर देख सकते हैं कि ये छत्र हुआ करता था। छत्र जो है वो जिस डंडी पर टिकी होती थी उसको यष्टि कहा जाता था, और उसके नीचे ये हर्मिका हुआ करती थी, और ये अंडाकार जो है आपका गुंबद कह सकते हैं, अंडाकार गुंबद हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ये पश्चिमी तोरण है, ये पूर्वी तोरण है, और यहाँ पर 2 तोरण और हुआ करते थे। ठीक है, जिसको कि दक्षिणी तोरण कहा जाता था और उत्तरी तोरण कहा जाता था। ठीक है, उत्तरी तोरण कहाँ होगा? पीछे होगा। ठीक है, चूंकि चारों तरफ तोरण बनाया गया तो आपको पूर्वी पश्चिमी तो दिख सकता है, दक्षिणी दिख सकता है, लेकिन उत्तरी कहाँ दिखेगा? इसके पीछे होगा। ठीक है, तो चारों तरफ जो है वो 4 तोरण बनाए जाते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये जो है आपका सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है, जिससे ऊपर आप चढ़ सकते हैं। पत्थर का ये 12 बनाया गया है, इसके ऊपर आप चढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका प्रदक्षिणा पथ भी यहाँ पर बनाया गया, सॉरी ये जो है आपका प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ पर जाने के लिए ये दोहरा सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है, और ये पत्थर का 12 है जिसके ऊपर ये टोटल टिका हुआ है स्तंभ। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसके माध्यम से ये टिका हुआ है। ठीक है, ये सब जो है वो भरा हुआ होगा। ठीक है, ये सब जो है आपका भरा हुआ होगा। तो ये आपका टोटल चित्र है, जिसके बारे में आप जो बनाना आपके लिए अनिवार्य है यदि आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में, स्तूप के बारे में और डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल में यदि देखें तो एक अर्धवृत्ताकार गुंबद हुआ करता था, जिसका आंतरिक भाग ईंट या पत्थरों का बना होता था। ठीक है, किसका बना होता था? ईंट या फिर पत्थर का आंतरिक भाग बना होता था, ये आपको ध्यान में रखना है। मेथी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया जाता था। तोरण जो आपने चारों तरफ देखे उसको मूर्तियों से सजाया जाता था। केंद्र में हर्मिका में पवित्र अवशेष रखा जाता था। जी हाँ, हर्मिका एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, हर्मिका किसको कहा गया? तो ये जो आपका हर्मिका है, ये जो है आपका, ये हर्मिका जो है इसी में अवशेष को रखा जाता था। ये जो हर्मिका आप देख रहे हैं उसी में अवशेष को रखा जाता था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, देख लेते हैं आगे, जहाँ जहाँ जिक्र होगा वहाँ वहाँ मैं आपको दिखाता चलूँगा। ठीक है, तो ये आपका हर्मिका आपने देखा जहाँ पर अवशेषों को रखा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। पूजा हेतु चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। प्रदक्षिणा पथ भी मैंने आपको दिखाया। उदाहरण के लिए देखें तो सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है, अशोक के द्वारा निर्मित है। सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तूप है यह। उत्तर प्रदेश के पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो ये दोनों फैक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पीटी के लिहाज से भी, और आपका मेंस में यदि आप लिख देते हैं तब तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। तो सांची स्तूप जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है, और उत्तर प्रदेश के पिपरहवा का जो स्तूप है वो सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है, टोटल 9 स्तूप जहां जहां बनाए गए थे बुद्ध के अवशेषों पर, वो मैं बता देता हूं थोड़ा। राजगिरी है,
जिसको राजगीर आज के डेट में कहा जाता है, वैशाली हो गया, पावा यानी कि पावापुरी हो गया, फिर आपका अलकप्पा हो गया, कपिल वस्तु, रामग्राम, बेटफीट, कुशीनगर और पिपलीवन। इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि मैंने केवल नोट्स बनाया है, अभी इसको पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया है, इसलिए मैं देख करके बता रहा हूं, तो इसका बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेता हूं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पाषाण वेदिका के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, पाषाण वेदिका यानी कि पत्थर की जो वेदिका थी उसके बारे में देख लेते हैं। पाषाण वेदिका का देखें तो मौर्यकालीन स्तूप एवं विहार वेदिकाओं से घिरे होते थे। प्रदक्षिणा पथ जो है उसके नीचे पत्थर का बाड़ा यानी कि वेदिका बना होता था। पाटलिपुत्र की खुदाई में 3 वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं जो कि अपनी चमकदार पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने जाते हैं। बोधगया एवं सारनाथ से भी अशोककालीन वेदिकाओं के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका हम लोगों ने राजकीय कला के बारे में देखा। अब चलते हैं और देख लेते हैं लोकप्रिय कला के बारे में। ठीक है, लोकप्रिय कला में यदि हम लोग देखें तो लोकप्रिय कला में राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त जो स्वतंत्र कलाकारों के व्यक्तिगत प्रयास से भी गुहा स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं मृदभांडों के माध्यम से कला की अभिव्यक्ति पाई जाती है या फिर मिली है। गुहा स्थापत्य कला के बारे में देखें तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए के निवास के लिए सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण कराया गया। अब इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, चलते हैं आगे। विशेषताओं के बारे में देखें, जो गुफा कला थी या फिर गुफाएं थी उनके बारे में यदि विशेषताएं देखें तो चट्टानों को काटकर बनाई गई कमरानुमा गुफाएं, मतलब कि यह जो था कमरा की आकृति में गुफा बनाया जाता था चट्टानों को काट करके। अंदर की दीवारों पर चमकता वज्रलेप किया जाता था। गुफाओं के द्वार जो है वो लकड़ियों के बने होते थे जो कि अलंकृत होते थे। ठीक है, और उदाहरण के लिए देखें तो गया जिले में 3 गुफाएं हैं नागार्जुन पर्वत पर, और 4 गुफाएं बराबर की पहाड़ी पर पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा ये निर्मित किए गए हैं नागार्जुनी पर्वत पर। ठीक है, अशोककालीन गुफाओं में सबसे प्राचीन जो है वो सुदामा गुफा है। इसमें एक बड़ा चतुर्भुजाकार कमरा है, मतलब चतुर्भुज की आकृति का कमरा है। 2 कमरों वाली ये गुफा है जिसकी छत जो है वो बेलनाकार है। ठीक है, बेलन के आकार की इसकी छत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कर्ण चौपोर गुफा के बारे में। कर्ण चौपोर गुफा जो है वो अशोक ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में बनवाया था। यह आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें एक आयताकार कमरा है जिसकी छत कैसी है, मेहराबदार है। लोमेश ऋषि की गुफा देखें तो यह सबसे सुंदर है, नागार्जुनी पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसके प्रवेश द्वार पर हाथियों की जो सजीवता एवं भक्ति है वह दर्शनीय है, मतलब देखने लायक है। मतलब हाथी इस प्रकार से बनाए गए हैं, लगता है जैसे सचिव हैं, अभी जी उठेंगे, और जिस प्रकार से वो लोग मतलब भक्ति दिखा रहे हैं सूंड उठा करके, वह देखने लायक होता है। ठीक है, गोपिका गुफा के बारे में देखें तो यह भी जो है नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ के द्वारा निर्मित है। इसमें एक लंबा आयताकार हॉल है जिसकी छत जो है वो मेहराबदार है। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएं भी इसी क्रम की उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया गुफा कला के बारे में। अब चलते हैं और थोड़ा सा मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मूर्ति कला के बारे में यदि हम लोग देखें तो राजकीय संरक्षण प्राप्त भी है और लोक कलाकारों के द्वारा भी निर्मित है। जो चित्रकला है वह आम जनता ने भी बनाया और राजकीय संरक्षण प्राप्त चित्रकारों ने भी बनाया था। ठीक है, अब इसमें मूर्ति कला में 2 प्रकार के आते हैं, स्तंभ के ऊपर की पशु आकृति जो कि राजकीय कला है, और स्वतंत्र रूप से विकसित लोक कला जो कि व्यक्तिगत रूप से बनाए गए हैं। मूर्तियों का उपयोग मुख्यतः स्तूप की सजावट, तोरण और मेथी तथा धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। इसके अंतर्गत देवी देवताओं एवं पशु पक्षियों की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन इत्यादि आते हैं। अब देख लेते हैं पहला जो था हमारा स्तंभ के ऊपर की पशु आकृति, उसके बारे में देख लेते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पशुओं की आकृति पाई गई है। कहां पर किस पशु की आकृति पाई गई है अगर ये लिख देते हैं आप तो आपको 3-4 एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। तो बसाढ़ और लौरिया नंदन में गढ़ में देखें तो सिंह की आकृति है। सांची और सारनाथ में चतुर सिंह आकृति, मतलब 4 सिंह की आकृति है। जैसे सारनाथ में हम देखते हैं कि 4 शेर हैं जो कि एक दूसरे से पीठ टिकाए बैठे हुए हैं। ठीक है, हालांकि फोटो में जब आप सामने से देखेंगे तो 2D फोटो में आपको केवल 3 ही शेर दिखेगा, लेकिन 3D में देखेंगे तो 4 आपको दिख जाएंगे। रामपुरवा में देखें तो वृषभ यानी कि बैल की आकृति है, और संकिसा में देखें तो गज यानी कि
हाथी की आकृति है। सारनाथ के स्तंभ पर चतुर्सिंह मूर्ति कला की विशेषताएं क्या क्या है, सारनाथ स्तंभ की जो विशेषताएं हैं वो भी जरा देख लेते हैं। चारों दिशाओं में 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। चौकी पर निर्मित 4 पशु आकृतियां कौन कौन सी हैं, तो हाथी है जो कि बुद्ध के जन्म यानी कि गर्भस्थ होने का प्रतीक है, बैल जो है वो आपका बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है और सिंह जो है वो सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आपका पशु आकृतियों के बारे में मैंने बताया। अब देखते हैं और सारी विशेषताएं जो सारनाथ स्तंभ की हैं। उसमें यदि देखें तो हर पशु के बीच में 24 तिल्लियों का एक चक्र है जिसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफेद पट्टी पर अंकित किया गया है नीले रंग से, और वो 24 घंटा जो होता है दिन भर का उसको इंगित करता है, मतलब लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहने का यह प्रतीक माना जाता है। मूलतः चारों सिंहों के मस्तक पर महाधम्म चक्र भी स्थापित था। ठीक है, लेकिन अब ये टूट गया है और अभी भी आपको मिल जाएगा सारनाथ में, लेकिन टूटा हुआ है। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 से भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ओडिशा के धौली में तथा कालसी देहरादून में भी चट्टानों को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है जो मूर्ति कला का सुंदरतम उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और देख लेते हैं व्यक्तिगत रूप से जो निर्मित है मूर्ति, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे और कुछ चीजें और भी देखेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से यदि हम लोग देखें तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। पटना के दीदारगंज से 1917 में प्राप्त स्त्री की मूर्ति मौर्य मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका ऊपरी भाग जो है वो वस्त्र रहित है यानी कि टॉपलेस है ये। ठीक है, और अधिभाग में साड़ी, गले में माला एवं छीन कटी मतलब पतली कमर है। कटी का मतलब होता है कमर, मतलब तो स्त्री की जो आकृति होती है उसमें पतली कमर दिखाई जाती है, उसके रूप को दिखाने के लिए, उसके यौवन को दर्शाने के लिए, जो नारी के सौंदर्य का उत्तम एवं प्रभावशाली उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा 2 पुरुषों की मूर्तियां हैं, पटना के लोहानीपुर से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इनका भी शरीर जो है वो नग्न है और जो कामोत्सर्ग मुद्रा में है। ये मूर्तियां जो हैं वो जैन धर्म से प्रभावित प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि देखें तो नोट थोड़ा सा देख लेते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जो हैं वो सभी तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पूजनीय हुआ करती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यक्षिणी का जो आपका यक्षिणी की मूर्ति के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यक्षिणी का सर्वप्राचीन उल्लेख जो है वो तमिल रचना शिल्पाधिकारम में प्राप्त होता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये बूस्टर फैक्ट्स हैं, आपका एडिशन करते हैं, आपके मार्क्स में एडिशन करते हैं ये। ठीक है, ये सब लिख देंगे ना तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं को यदि देखें तो पत्थर विशेषकर बलुआ पत्थर एवं मिट्टी से निर्मित है। कोई धातु की मूर्ति यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था, थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको। जो गलत बोल गया वो ये कि मैंने बताया कि लकड़ी पर जो आपका पॉलिश करने की कला है वो मौर्य कला की विशेषता है, नहीं, पत्थर पर जो पॉलिश करने की विशेषता है वो मौर्य कला की विशेषता है, जबकि धातु पर जो आपका पॉलिश करने की विशेषता है वो गुप्त कला की विशेषता है। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभार बोलने में गलती हो जाती है। गैर धार्मिक मृण मूर्तियां हैं जिनमें पशु पक्षियां, खिलौना, मानव इत्यादि का भी आकृति बनाया गया है। कला, सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश, मतलब कला की सुंदरता उसमें दिखती है मूर्ति, मौर्य मूर्ति कला में, और चमकदार पॉलिश भी की गई है। तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंध का खुलासा ये मूर्तियां जो है वो करती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मूर्ति कला पर ईरानी एवं यूनानी प्रभाव भी देखने मिलता है। मौर्य कला व्यक्तिवादी है, अशोक के काल में प्रारंभ हुआ और अशोक के काल में ही मूर्ति कला जो है वो खत्म हो गया, इसलिए इसको व्यक्तिवादी कहा जा सकता है, और यह भी जो है आपको एक प्रकार की विशेषता ही है। ठीक है, वस्त्र तथा आभूषण जो हैं वो बहुत ही मनोहर हैं, मतलब कि मन को भाने वाले हैं। ठीक है, वस्त्र तथा आभूषण जो है वो अत्यंत मनोहर हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व एवं जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया था। लोक धर्म का भी एक प्रमुख आधार है जिन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। ठीक है,
अब चलते हैं और मौर्य कला का जो बौद्ध धर्म से संबंध है, यह भी एक टेल के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था, यह बताइए, ठीक है, या फिर मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था, यह भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और यह सब यदि आप लोग आंसर में लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर हो जाता है। मौर्य कला एवं साम्राज्य का बौद्ध धर्म से अन्योन्याश्रय संबंध था, जिसको कि काटा नहीं जा सकता या फिर ठुकराया नहीं जा सकता है, ठीक है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर शांति और अहिंसा का मार्ग चुना था। सब लोग जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों एवं नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को विदेशों में भी भेजा था, श्रीलंका इत्यादि में, चीन इत्यादि में, ठीक है। इसके अलावा देखें तो भगवान बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश की स्मृति में सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चक्र के प्रतीक पशुओं की आकृतियां मिलती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आकृतियां मिलती है पशु आकृति, जिसमें बैल है, सिंह है, घोड़ा है, तो यह सब जो है बौद्ध धर्म मतलब भगवान बुद्ध के जीवन चक्र से संबंधित आकृतियां हैं, ठीक है। तो यह भी आप बौद्ध धर्म से संबंध बता सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थानों जैसे सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, राजगृह, भरहुत, कौशाम्बी इत्यादि में अनेक स्तंभों एवं स्तूपों का निर्माण कराया गया है, यह भी बौद्ध धर्म से संबंध दर्शाता है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में नागार्जुनी एवं बराबर की पहाड़ियों पर गुफा विहारों का निर्माण कराया जाना, यह भी बौद्ध धर्म से संबंध दर्शाता है। इसके अलावा अशोक के कालखंड में ही पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, यह भी बौद्ध धर्म से संबंध बताता है। मौर्य शासकों द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक शिक्षा केंद्रों का उद्धार कराया गया था और उनको दान दिया गया था और उनका विकास भी कराया गया था, ठीक है। तो यह भी जो है आपको मौर्य कला से संबंध बताता है, किसका, आपका बौद्ध धर्म का संबंध बताता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग आगे देखें तो मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के आधार पर ही कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व इत्यादि के विशाल मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म से मौर्य शासकों एवं कला का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संबंध दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौर्य कला के बारे में सब कुछ देख लिया है, ठीक है। बस इतना ही था इस नोट्स में, ठीक है। उम्मीद है ये नोट्स और ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ किताबों का मैंने इसमें प्रयोग किया है, जिसमें क्राउन की किताब है, केबीसी नैनो की किताब है, फिर आपका एक और किताब है आपकी कला एवं संस्कृति की, नितिन सिंघानिया की आती है, उसका भी मैंने प्रयोग किया है। दृष्टि के कुछ नोट्स का भी उपयोग किया है, जो डीएलपी नोट्स आते हैं कला एवं संस्कृति के, ठीक है। और संदर्भ के कुछ पार्ट भी लिए हैं, संदर्भ प्रकाशन के भी। तो अलग अलग प्रकाशन की किताबों से मिला करके मैंने ये नोट्स बनाया है और बहुत ही गहन अध्ययन के बाद बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये नोट्स आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं मुझसे, बस थोड़ा सा शुल्क दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत किया हूं तो थोड़ा सा तो शुल्क बनता है। खैर, आपको बहुत काम आएगा ये नोट्स और 38 नंबर में आपका 25 से 30 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आप सही से लिख डालते हैं तो। सारी जानकारी भी मैंने दी है, लिखने का तरीका भी बताया है और किस प्रकार से आप अपने उत्तर को सुंदर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने नंबर में, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके और कॉमेंट जरूर करिएगा कि किस प्रकार का आपको वीडियो लगा, कोई सुझाव हो, कोई और प्रश्न हो आपके तो बता सकते हैं आप। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं तो। चलिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।